क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख सकते हैं सेट सी और सेट डी दोनों पेपर एक ही साथ एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगा। बढ़िया से कंप्लीट करो, पूरा 100% श्योर है, पूरा पेपर आपका इसी में से आ रहा है। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? छायावाद के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल रचना की सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है उनकी जो रचना है वो है काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव, थोड़ा सा बड़ा कर देता ना, अच्छे समझ में आएगा सभी बच्चों को। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें। यदि हम बात करें कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वहां कहलाता है आपका आलम्बन। अभिमान में जो मान है, अभिमान मान जो है वो है प्रत्यय। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी ने को एक कविता पाठ पर चांदी का जो कटोरा है वो मिला। एकांकी में 1 अंक होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें हो जाएगी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। ठीक है भैया। बिहार, जाबिर हुसैन, मात्र ही भर, निपात शब्द आ जाएगा। प्यारे लाल शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी। नाटक जो सम्राट है वो जयशंकर प्रसाद आपके रहे। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अब है सत्य सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, सत्य। दोहा मात्रिक छंद है, सत्य। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। ये सत्य सत्य आप कंप्लीट करें, क्योंकि अपना जो फोकस है वो पूरे सॉल्यूशन पर रहेगा, तो इसमें समय गंवाते हुए ना, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मरकत से खुले डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्राम, ठीक है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं अपन विभाव। क्या कहते हैं उसे? विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी वर्मा की माताजी। उपसर्ग शब्द कहां जुड़ता है शब्द के पहले? विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते? अनेक अंक होते। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, बढ़िया से घबराइए मत, अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से सॉल्यूशन पर हम चलते हैं। यहां से देखिए, पहला जो है आपका वो प्रश्न है भक्ति काल की विशेषताएं। और नाम क्या है? भक्ति काल है, तो भक्ति काल है तो भक्ति की प्रधानता तो रहेगी रहेगी, है ना। साकार और निराकार ब्रह्मा की इसमें उपासना की गई। पहली सबसे पहली विशेषता क्या रही इस काल की? ठीक है, तो साकार और निराकार ब्रह्मा की इस काल में उपासना की गई। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हुआ। शस्त्र काव्य शैलियों का प्रयोग करना। लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त करना। आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा। तो ये आपकी भक्ति काल की प्रमुख विशेषता है। बढ़िया से इसे कंप्लीट करिएगा यहां से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका सगुन भक्ति धारा काव्य धारा के प्रमुख कवि के नाम और उनकी रचनाएं। तो देखिए सगुन में क्या है? जिन्होंने भगवान को साकार रूप में माना। अच्छा, साकार रूप कौन सा? एक कबीरदास जी थे, उन्होंने भगवान को तो माना, ईश्वर को माना, ऐसा नहीं है कि नहीं माना है, ठीक है। आजकल जो है उनका अलग ही उपदेश दे रहे हैं कई ग्रंथ वाले,
तो कबीरदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, हर प्राणी की श्वास में। यानी भगवान जो है उन्होंने मूर्तियों में नहीं माना है ना, उन्होंने माना है कि अपने अंदर ही समाहित है, निराकार भगवान है ना, उसकी कोई आकृति अपन नहीं बता सकते कि कैसा है। ठीक है भैया, तो ये सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है कि भगवान को साकार रूप में मानना। अब तुलसीदास जी है, उन्होंने रचनाएं जो लिखी है वो रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ठीक है, हनुमान अष्टांग, जानकी मंगल, ये सारी रचनाएं, पर सगुण भक्ति में के अंतर्गत तो ये अपनी रचनाएं लिख सकते हैं। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसहारावली, साहित्य लहरी। मीराबाई, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका। अगला है रसखान, रसखान ने क्या किया, सुजान, रसखान प्रेम वाटिका। ठीक है भैया, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़िया से इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करते चलिएगा, है ना। यो क्या, आगे बढ़ते हैं और अगला है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ईश्वर जो है धरती के हर कण में, कण कण में मौजूद है। कौन बता रहे हैं, कबीरदास जी। इसलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विद्यमान है, उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कबीर ने ईश्वर को कहां बताया है, कबीर कह रहे हैं कि धरती के कण कण में मौजूद है भगवान। ठीक है, इसलिए कबीर ने कहा कि जो ईश्वर है वो तो प्रत्येक जीव की श्वासों में विराजमान है, अतः उन्हें हमें बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ब्रज भूमि के प्रति रसखान का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। देखिए, अब देखते हैं ध्यान से। कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। कवि रसखान को क्या है, ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि वे अगले जन्म में किसी भी रूप में यही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि बहुत ही ज्यादा प्रिय है रसखान को, और इसलिए वो अगले जन्म में भी यही वापस जन्म लेना चाहते हैं। ब्रज के लिए वे तीनों लोकों का राज्य, सिंहासन, आठों सिद्धियां, नवनिधि, ठीक है, इत्यादि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ये देखिए, अब ये भावना कब आती है, अपन कहते हैं इन लोगों को मूर्ख है, पागल है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, जब अंदर से भक्ति भावना जागती है ना, उमड़ आती है ना, उमंग आती है, जब व्यक्ति को सब कुछ उसके लिए क्या रहता है, नश्वर हो जाता है। ठीक है, उसे करोड़ों रुपए भी दो ना आप, और उसे कहो कि नहीं यार आपको तो ये, ठीक है, भगवान के प्रति छोड़ देना, ये अपने को काम नहीं करना, तो नहीं, वो करोड़ों रुपए को छोड़कर मार देगा, लेकिन भगवान का काम तो करेगा। तो ये आप इस तरह से आप थोड़ा सा कंप्लीट करिएगा, अच्छे से पढ़िए, है ना। भुला दे डर कुछ अलग कर, ध्यान से सुनिए शब्दों को, भुला दे डर कुछ अलग कर। ठीक है, बढ़िया से आप तो मेहनत करिए, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे से नंबर दिलाने की। ठीक है, आपको जितना बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करते जाइए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की जो कूक है वो सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर कवि जानना चाहते थे कि क्या कोयल का कुछ लूट गया है या कोयल पागल हो गई है। क्या कह रहे हैं कि कोयल की जो कूक है उसको सुनकर कवि जानना चाहता है थे कि क्या कोयल का कुछ खो गया है या फिर कोयल पागल हो गई है, अथवा किसी दवानल की भयंकर आग की लपटों को देखा है। ठीक है, कोयल से इसके बारे में ही वे पूछना चाहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसा दिखाई देते हैं। कवि को अरहर और सनई के खेत स्वर्णिम करधनिया जैसे दिखाई दे रहे हैं। अरहर और सनई की क्यारी के बाहर की तरफ पंक्तियां में बोई जाती है, इसलिए वहां करधनी जैसी कही गई है।
हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से अगला क्वेश्चन समझते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? तो बच्चे के माता पिता आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनके पास धन का अभाव है। बच्चों के जो माता पिता है वो आर्थिक दृष्टि से कैसे है? कमजोर है, उनके पास धन का अभाव है, इसलिए वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं खरीद पाते। वे इतने निर्धन होते हैं कि भोजन, वस्त्र आदि के भी लाले पड़ जाते हैं, इसलिए बच्चे सुविधाओं और मनोरंजन से वंचित रह जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो गहने जो है ना, गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं, यानी कि सुंदरता के लिए गहने पहनाए जाते हैं। अब इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। ठीक है, अब देश के जो हमारे क्रांतिकारी थे, अब उनको कौन से आभूषण पहनाए गए? क्योंकि देश की आजादी के लिए हथकड़ियां उन्होंने पहनना गौरव की बात कही है ना। भले हम हथकड़ियां पहन लेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, पर लेकिन हम देश को आजाद कराएंगे, इस भावना उन्होंने रखी। तो उन्होंने कहा कि हम देश की आजादी के लिए हथकड़ियां पहनना गौरव की बात है, इसलिए कहा गया कि हथकड़ियों को तो गहना कहा गया है, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में ये हथकड़ियां क्या थी? गहना थी। समझ आई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो क्या है आपका? महाकाव्य किसे कहते हैं? क्या है? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के महाकाव्यों के नाम बताइए, कोई भी 2-3। ठीक है, देखिए महाकाव्य उसे कहते हैं जो जैसा हमारा रामचरितमानस है, कामयानी है, साकेत है, ये क्या है? इनमें पूरे जीवन का चित्रण है। तो ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, क्या होता है? पूरे जीवन का चित्रण होगा, वो कहलाएगा आपका महाकाव्य। महाकाव्य के नाम सिंपल सी बात है, रामचरितमानस, कामयानी, साकेत, ये सब क्या है? हमारे महाकाव्य ही है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करो, है ना। अब अगला जो प्रश्न है आपका है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। चलिए मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए स्थायी भाव के उदाहरण यदि हम बात करें ना, तो 10 स्थायी भाव होते हैं, और जो आप जानते भी हैं, जैसे हमने श्रृंगार रस पढ़ा है ना, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या कहते हैं? अपन रति। हास्य का कहते हैं हास, ठीक है, और करुण रस का अपन बोलते हैं शोक, पीड़ा। तो ये क्या है? ये स्थायी भाव है। संचारी भाव के उदाहरण आप समझो पहले तो। ये एक हो गया उत्सुकता, किसी भी चीज के लिए, जैसे मान के चलिए मैंने आपके लिए, आपके पिताजी ने या कोई ने भी आपके लिए 25,000 का 30,000 का मोबाइल, तो जो आपके मन में उत्सुकता रहेगी वो घंटे आधे घंटे के लिए, जो कुछ समय के लिए आएगी, क्षण भर के लिए आएगी, वो कहलाएगा आपका संचारी भाव। चिंता, किसी भी चीज की आपको चिंता लगी रहेगी। लज्जा, कोई सी भी चीज है यहाँ पर जा रहा है आपको थोड़ी सी लाज आ जाए, शर्म आ जाए, तो वो क्या आपकी संचारी भाव है। हर्ष, क्षण भर के लिए आया हुआ खुशी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संचारी भाव कहलाएगा। तो यानी हम बात करें कि स्थायी भाव की, तो जो स्थायी भाव होता है ना, कि वो स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। क्या रहता है? स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। लेकिन जो संचारी भाव है ये आपका कुछ समय रहेगा और कुछ समय रहकर नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? कि हमारा जो स्थायी भाव है वो हृदय में हमेशा ही स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा जीवन भर। दूसरा जो है, यदि हम स्थायी भावों की संख्या माने तो ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है भैया। और यदि हम इधर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? ठीक है,
इनकी संख्या जो है वो है 33। ठीक है भैया, कितनी है? 33। तो यहाँ पर अपन मान लिख लेंगे 33। लेकिन ये 33 ही लिखना आपको, पर थोड़ा सा डिटेल बता दूं, 34वां जो संचारी भाव है उसे छल माना गया है। किसे माना गया है? छल को 34वां संचारी भाव माना गया है। लेकिन अब ये किसने बताया था? ये महाकवि देव ने बताया था। लेकिन साहब विद्वानों ने इसे मान्य नहीं किया। नहीं है, अरे भैया तू बता रहा जो नहीं आएगा छल नहीं होगा। ठीक है, तो महाकवि देव ने ये बताया था, ठीक है, कि संचारी भाव का जो 34वां भाव है वो संचारी भाव छल रहेगा। लेकिन ये सब बाकी जो विद्वान थे उन्होंने इसको नकार दिया। इसलिए कितनी संख्या मानी गई है? 33। एक ही रस का एक ही स्थायी भाव होता है। एक ही रस का कितने स्थायी भाव होते हैं? एक ही। ठीक है भैया, तो एक रस का एक ही स्थायी भाव होगा, लेकिन एक रस के अंदर बहुत सारे संचारी भाव हो सकते हैं। मैं नोट्स में दूंगा आपको। इसका संचारी भाव ये जो होते हैं ना, ये संचारी भाव क्या है? अब देखो यहां पर देखो, जैसे यहां पर कोई सी भी शोक है ना, अभी पीड़ा ही हो रही, यहाँ पे चिंता मतलब भी पीड़ा ही है, तो हम बोल सकते हैं ये शोक का एक हिस्सा ही है। यानी कि ये बड़ा रूप है और ये कौन सा रूप है? छोटा रूप है। छोटे को हम कहते हैं अंग। तो ये संचारी भाव होते हैं ना, ये वास्तव में इनके अंग ही होते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के अंग ही होते हैं, और ये संचारी भाव के अंग नहीं होते। तो हम लिखेंगे संचारी भाव में क्या लिखेंगे कि ये सॉरी स्थायी भाव में कि ये संचारी भाव के अंग नहीं होते और ये होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको कॉपी में देखोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 10 है। संचारी भाव की संख्या 33 है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। यहाँ स्थायी रूप से विद्यमान हृदय में विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये संचारी भाव के अंग नहीं है, लेकिन ये तो स्थायी भाव के अंग है। स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जगाते। ठीक है, और ये जो है संचारी भाव ये स्थायी भावों को जगाने में मदद करते हैं। ठीक है भैया, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये संचारी भाव को नहीं जगाते और ये जगाने में सहायक होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वहां पे यहां से देखते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण दीजिए। रूपक अलंकार, जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए। उपमा मतलब क्या होगा? उपमेय 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 कौन है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और जिससे की जाए वो कहलाएगा आपका उपमान। ठीक है, यहां पर लिख भी दिया है मैंने ये कि ये उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे उसकी तुलना की जाएगी। जैसे मैया, मैं तो चंद्र लेहूं, चंद्र खिलौना लेहूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहां पर राम जी की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? धन से, रतन से की गई, हीरा मोतियों से की गई है ये। ठीक है भैया, तो जहां उपमेय को एक ही रूप में मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण आप देख लेना यहां से। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। छंद आएगा आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छंद किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। छंद, छंद जो होते हैं ना, जिस रचना में अक्षरों में मात्रा की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे हम कहते हैं छंद। यानी सिंपल से हम बात यदि कर रहे हैं तो ऐसी रचना जिसमें मात्रा, यति, गति, ले, तुक, गण आदि का ध्यान रखा जाए उसे हम कहते हैं छंद। छंद जो होते हैं ना वो दो प्रकार के मुख्य रूप से है, मात्रिक छंद और
वार्णिक छंद, इतना सा लिखना चाहता, 9th क्लास में आपको ज्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आपको इतना सीरियस नहीं लेना है ना, बिल्कुल। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा क्या है? जीवनी जो होती है ना, किसी दूसरे के ऊपर से लिखी जाती है, ठीक है, और आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और स्वयं के द्वारा बताई जाती है। तो यहां किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो यहां स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है आपका, इसमें लेखक दूसरों के गुणों तथा दोषों को बताता है और इसमें लेखक स्वयं के गुणों व दोषों को बताता है, ठीक है। अगला है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, तो आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं बता सकता, क्योंकि जीवनी का मतलब क्या है? दूसरों की, तो दूसरे में अपना टांग नहीं अड़ाने का, ठीक है। यहां पर स्वयं के विचारों को दर्शाता, तो ये यहां से जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है निबंध किसे कहते हैं? निबंध। निबंध शब्द जो है नी प्लस बंध से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बुनी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। इसे ही क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऐसे कहते हैं। कर लोगे, कम समय में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूं। राहुल सांकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इनकी भाषा देखिए, अनेक भाषाओं के जानकार राहुल जी ने व्यवहारिक खड़ी बोली में साहित्य का सृजन किया है। किसका सृजन किया इन्होंने? ठीक है, व्यवहारिक खड़ी बोली का, ठीक है भैया। और आपकी भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। शैली देख लेते हैं। आपकी शैली के रूप इस प्रकार है: वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है भैया। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम देना है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यहां कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो अपन देखते हैं, यहाँ पर प्रेमचंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। कहानी की जो रचना है, कहानी की रचना के समय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था। प्रेमचंद ने क्या किया था? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कहानी की रचना के समय स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति से ही चल रहा था, इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि प्रेमचंद ने बेलों की आजादी के संघर्ष के माध्यम से आजादी की लड़ाई की ओर संकेत किया है। तो ये यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय? लेखक के अनुसार जीवन, देखिए यहाँ पर ये गुड़िया ने जीवन गलत लिख दिया है नोट्स जब तैयार किए थे, ये जीवन वही लिखना है। जीवन में उत्पादों को उपभोग ही सुख है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? टीले का जो सामान्य अर्थ है होता है ऊंचा ढेर। इस व्यंग में टीले का प्रयोग वर्षों की परत दर परत जमी सामाजिक बुराइयों के लिए किया है। निर्धन व्यक्ति, दलित, किसान, मजदूर, नारी आदि का शोषण हो रहा है, निम्न वर्ग को कुचला जा रहा है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इन बुराइयों को सशक्त प्रहार किए हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखकों की भाषा शैली की विशेषता बताइए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषता है इस प्रकार है। इस पाठ की भाषा सरल और सुबोध खड़ी बोली है।
संत से स्मरण शैली में पाठ को प्रभावी बना दिया है। अब बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है मैंने ना। चलिए, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर हर बच्चे जानता है। वैसे सिंपल सिंपल यहाँ पर पॉइंट मैंने आपके लिए लिख भी रखे। दो वर्णों के योग को संधि कहा जाता है। समास में दो पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है। समास में दो पदों या दो पदों के बीच से अनेक, ठीक है, बीच का संयोजक शब्द लुप्त हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट आप चाहो तो मत लिखना, वाले 2-3 नंबर का आता है। यहां से देखिए, संधि में केवल तत्सम शब्द होते हैं और समास में संस्कृत, तद्भव, तत्सम, उर्दू हर प्रकार के शब्दों के माध्यम से होता है। तो ये यहां से आप इसके शॉर्ट ले लें। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, बिल्कुल बहुत सिंपल। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर होते हैं। जो मूल शब्द है ना, वो उपसर्ग पर निर्भर रहेंगे। प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर रहता है, ठीक है। उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय के जुड़ने पर मूल शब्द का इर्द गिर्द रहता है। अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अधिकार है। अपवाद स्वरूप किसी ही प्रत्यय का स्वतंत्र रूप अर्थ होता है। सिंपल है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। यहां से स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। ये यहां से कर लोगे, इसके बाद में आप यहां से करिएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे 9th क्लास के जो बच्चे अच्छे से टॉपर बने, टॉप करें, तो अच्छे से तैयारी करिए आप, तो है ना। जो ये बताई जा रही है उनको कंप्लीट करिएगा। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आपका भावार्थ है। ये यहां से प्रसंग हो गया है और ये भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका। यहां से व्याख्या। ये व्याख्या हो गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, परोपकार पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। सिंपल है, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, जानता चीजें तो है ना। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका देख लीजिएगा। यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। और ये 21 का 8वां रहेगा, ठीक है। ये 22 और ये अंत में 23 रहने वाला है। इस तरह से आपका पेपर रहेगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। आप तो अच्छे से तैयारी करो। हमारा उद्देश्य ये है अब की बार 90 पार, है ना। अब की बार 90 पार। जो बच्चा वास्तव में इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहता है और वास्तव में बनाना चाहता है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा भाइयों, ठीक है। ये 10th क्लास का रिजल्ट है, हमारी कोचिंग का अगले साल का है। ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन का है ना। आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ था और रहूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 अभी जो मैंने बताया अथवा वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, बुक बैंक की एप्लीकेशन है, ये हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पर है ना अपन हिंदी का सेट डी समझेंगे। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करा रहा हूं मैं, तो आप बिल्कुल इसे कंप्लीट करो। मेरी जवाबदारी, आपको अच्छे नंबर आएंगे। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? ये तुलसीदास है ना, वो राम भक्ति शाखा के यानी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। वाग्य किसकी काव्य शैली है? वाग लद्दत की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? सालिम अली। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? देखिए, मुंह की खाना
इसका अर्थ होता है हार जाना या हारना। ठीक है, पर दादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई, सहजता से बात कहकर। अगला है रिक्त स्थान, बच्चे काम पर जाते हैं। ठीक है, छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, छंद होते हैं 2 प्रकार के। तुतली तूती बोलना का अर्थ है थाक जमना। मेरे नाना जो है पक्के साहब माने जाते। सालिम अली का यहाँ आखिरी पलायन है और हिंदी उपन्यास का प्रथम उपन्यास, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को बताया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हमारा वो है सही जोड़ी। ठीक है भैया, यहां से देखिए हरीश जीवन का खंड चित्रण, इसका जाएगा खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, इसका जाएगा आपका वसुधा। आकाश का जाएगा नभ या गगन। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। बढ़िया से कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने कहा ना अब की बार 90 पार। जिसको वास्तव में 90 से ज्यादा परसेंटेज बनानी है, जो बता रहा हूं कर लो मेरे भाई, कंप्लीट कर लो। ठीक है, समझना है, अच्छे से सॉल्यूशन दूंगा कॉपी में। जय शंकर प्रसाद छायावाद के कवि है, बिल्कुल। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, असत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, असत्य है। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, सत्य है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, सत्य। अगला है आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि है राजेश जोशी। दोहा छंद में मात्रा है 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर, यानी विवाह संपन्न पर। कहानी में कितने तत्व माने गए, 6। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका, यहां से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कॉपी में प्रोवाइड करा रहा हूं, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहां से देख सकते हैं आप। चलिए अब इसको हटा देते पेपर को साइड में और यहां से अपन शुरू करते हैं ना। ये देखिए पहला है आपका छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। आपको पता नहीं 2 पूछता है वो, तो यदि आप 10th में जाओगे तो 4 भी हो जाती है ना, तो इसलिए यहां से देखिए व्यक्तिगत की प्रधानता। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत की प्रधानता, इसमें व्यक्ति की भावनाओं का आदर हुआ है। दूसरा है प्रकृति चित्रण, छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण इसकी एक विशेषता है। सौंदर्यानुभूति, छायावादी कवियों की दृष्टि आंतरिक सौंदर्य में अधिक रमी है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है क्या है आपका 2 प्रगतिवाद कवि और उनकी एक एक रचना बताइए। तो नागार्जुन का हो जाएगा युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। आगे बढ़ते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। देखिए सच्चा जो प्रेम है वो सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी जो छल कपट होते हैं वो मिट जाते हैं। सच्चा प्रेम क्या है, यदि हम कोई किसी भी पीड़ा में है, कोई हमारे अंदर छल कपट है, किसी के प्रति क्रोध है, वो शांत हो जाए अपने प्रेमी से मिलकर, तो समझ जाइए कि वो जो प्रेम है वो क्या है, सच्चा प्रेम। हृदय पवित्र हो जाता है। ठीक है, अगला है कवि का वज्र के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे उन सभी चीजों को प्रेम करते हैं जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। वज्र वन बाग और तालाब से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए ललालित है। हो गया। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई है, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव से के कारण कुछ दिखता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं। यहां से देखिए अगला है आपका बादलों के आने पर प्रकृति में जिन
गतिशील क्रियाओं को कवि ने, ठीक है। तो ये आपका यहां से देख लीजिएगा, उत्तर इसका है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ठीक है भैया। एक एक दो दो बार आप पढ़ोगे ना, जिसमें याद हो जाएगा। इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर नोट से तैयार कराए हैं ना, ठीक है। ये सारी चीजें किनके लिए है? केवल और केवल आपके लिए, ठीक है। कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं चाहिए आपसे, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एकदम फ्री, ठीक है भैया। तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़े, अच्छी तरक्की करें, ठीक है। यदि आप अच्छे नंबर लाओगे तो मुझे उससे बढ़कर खुशी नहीं मिलेगी। बस आप अच्छे नंबर पढ़ो, अच्छी तैयारी करो, ठीक है। प्रबंध काव्य जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्य से अच्छी तरह निबद्ध हो, उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। ये उसके भेद हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर ये 10 का अथवा है, यहाँ भयानक रस की परिभाषा लिखना है, उदाहरण देनी है आपको कि जब भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर यह भय उत्पन्न होता है, तो वहां भयानक रस होता है। एक और अजगर लकी, एक और मृगराज, अरे बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। उत्प्रेक्षा अलंकार का देख लीजिएगा यहाँ पर कि जहां उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फटा गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो गया। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा है, जब किसी काव्य को देखने, सुनने या पढ़ने से जो हंसी उत्पन्न होती है, उसे अपन हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, अरे बेटा मेरा बन गया कॉलेज का स्टूडेंट। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने देंगे हो दंगा। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए, ठीक है। यहां से देखिए, एक जीवन की किसी, ठीक है, इसमें जीवन, जीवन यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जीवन जो शब्द है वो गलत लिख दिया। इस तरह का ना आता है ना जीवन में, तो बच्चे हैं नोट से तैयार करते समय थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी कर देते। सिंपल है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती कम होती, इसमें अधिक होती, इसका आकार छोटा था, इसका आकार अधिक होता, कम समय में अधिक प्रभाव डालती है, ठीक है। फलाना सिंह ढेमका सिंह, आप तो कंप्लीट करो, है ना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आपका है यहाँ से, श्याम सुंदर दुबे की भाषा शैली की विशेषता है, हो गया इतना। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, ये यहां से देखिएगा, ये हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ये रहा 15। ये चीज आप पढ़ भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, इतना डरना नहीं है। भुला दे डर कुछ अलग कर, क्या बोला मैंने? भुला दे डर कुछ अलग कर। अब कब भुलाओगे डर? जब मर जाओगे तब भुलाओगे डर। तो भैया किसी बात के डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं, हमेशा से आपके साथ रहा हूं। निपात शब्द किसे कहते हैं, उसका उदाहरण हो गया है ये। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। देखिए, स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, स्वतंत्र संभव है। यहाँ से देख लीजिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए ना। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही इनकी? लेखिका की दादी के घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोवन के ग्वार की ग्वारन। यहां से देखिए आप, है ना, थोड़ा सा इसको, मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पावन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्रे पुरदन आधारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, जो खग हो तो बसेरो करो मिली,
कांदनी फूल के कंद की धारन, ए मानस हो तो वही रस, खान बसो ब्रज गोकुल के गौ के ग्वारन। ये इस तरह से आप इनको पढ़ना है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ठीक है भैया, आप बढ़िया से कंप्लीट करो, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा इसका। ठीक है, प्रसंग भावार्थ क्या है कि रसखान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मैं मनुष्य का जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ ही सदैव निवास करूं। हालांकि मेरे वश की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि यदि वसु रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, हो गया इतना। तो इसके बाद में यहां पर देख लीजिए, अपने परिवार में कोई, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है ये, तो बता ही दिया था मैंने इसको तो आपको। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, और आप कहोगे तो एक 4 नंबर के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर 4 नंबर के, इनका सॉल्यूशन मैं अलग ही बता आपको दूंगा, है ना। स्वच्छ भारत पर अभियान पर आपको अनुच्छेद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। अच्छा, अब 21वां प्रश्न कहाँ है, तो ये 21वां प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। ये देखिए, ले ले स्क्रीनशॉट फटाफट, और इसके बाद में ये इसका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है।